हेलो हेलो हेलो, नमस्कार 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 जी। स्वागत है आप सभी लोगों का पीडब्ल्यू आई टी जेम सीएसएन एट यूट्यूब चैनल पर। क्या हाल चाल हैं आप सभी लोगों के? अ वेरी वेरी वेलकम टू द लेक्चर। क्या हाल चाल हैं जी आप सभी लोगों के? चलिए देखते हैं। सभी लोगों को नमस्कार, गुड आफ्टरनून। और आइए आज का एक लेक्चर जो कि आपको जैम 2025 जो टारगेट कर रहा है उसके लिए जो ये सीरीज चल रही है उसके ऊपर एक छोटी सी और वीडियो जो आपके कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चन को डील करेगी, जिसमें हम केमिकल बॉन्डिंग के बारे में बात करेंगे क्योंकि ये भी एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है। पिछली वीडियो में मैंने आपको पीरियोडिसिटी के बारे में, पीरियोडिसिटी जो चैप्टर है उसके कुछ कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस के बारे में हमने जिक्र किए थे। सिमिलरली आज ही हम वैसे ही काम करेंगे, उसी तरीके से हम क्वेश्चंस थोड़े बहुत देखेंगे। ठीक है, तो आपको बस इस वीडियो के थ्रू अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है और कंफर्टेबली सारे क्वेश्चन को अप्लाई करना है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन डाइपोल मोमेंट से है और डाइपोल मोमेंट से जैम में क्वेश्चन भी आते हैं और इनफैक्ट ये भी आपके जैम का ही पीवाईक्यू है। द फ्लोराइड हुज वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो। क्या कह रहा है? इनमें से ऐसा कौन सा फ्लोराइड है जिसकी डाइपोल मोमेंट की वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं है? मतलब कि म्यू नेट वो कह रहा है, क्या कह रहा है भैया? म्यू नेट कह रहा है कि वो नॉन जीरो हो, यानी कि उसमें डाइपोल मोमेंट लग रहा हो, है ना, जीरो डाइपोल मोमेंट ना हो, मतलब कि वो पोलर मॉलिक्यूल हो। तो आइए एक बार देखते हैं XeF4 को। अब देखो, क्योंकि डाइपोल मोमेंट जब हम पढ़ रहे होते हैं ना, तो मान के चलते हैं कि शेप्स वगैरह में अपन कंफर्टेबल हैं। ठीक है, तो अगर किसी को शेप्स निकालने में, ज्योमेट्री उसकी ड्रॉ करने में, है ना, हाइब्रिडाइजेशन वगैरह में इसमें दिक्कत है तो थोड़ा सा, है ना, मतलब कि इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर ले। क्योंकि जैसे भाई XeF4 है, अब क्या होती है? ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल और शेप इसकी स्क्वायर प्लेन। जीनोन क्या है आपके पास? 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 और एक लोन पेयर, दो लोन पेयर। तो कुछ इस तरीके से ये एग्जिस्ट करेगा। अगर मैं जीनोन की बात करूं तो ये मेरा जीनोन है, ये इधर फ्लोरीन है, इधर फ्लोरीन है, इधर फ्लोरीन है और इधर आपके पास फ्लोरीन है और एक लोन पेयर है, दूसरा लोन पेयर ये है। ठीक है, अगर यहां पर मैं डाइपोल मोमेंट की बात करूं तो डाइपोल मोमेंट कैसा रहेगा भैया? देखो भाई, डाइपोल मोमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट होता है डायरेक्शन। थोड़ी सी ध्यान रखना, डायरेक्शन ऑफ डाइपोल, है ना। डायरेक्शन ऑफ डाइपोल क्या होगा? हमेशा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा। क्या रहेगा भैया? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। जिन लोगों को मतलब कॉन्सेप्ट भी वीक हैं तो हम कॉन्सेप्ट के थ्रू भी करेंगे क्वेश्चन। ठीक है, जिनको कॉन्सेप्ट बिल्कुल आते हैं वो एकदम अपना सॉल्यूशन पे बिल्कुल आंसर देख के आगे बढ़ सकते हैं, मगर हम इसको थोड़ा समझाएंगे जिन लोगों को नहीं आ रहा है उनके लिए। ठीक है, तो आई होप दोनों ही कंफर्टेबल हो, जिनको आता है, जिनको सिर्फ क्वेश्चन करने हैं वो भी, जिनको नहीं आता है वो भी सीखने के लिए कंफर्टेबल हो। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा। जिनोन और फ्लोरीन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? फ्लोरीन है। तो डायरेक्शन की, डाइपोल की डायरेक्शन यहाँ होगी, यहाँ होगी। जब भी डायरेक्शन की डाइपोल अपोजिट है और इक्वल है भाई, क्योंकि एक ही बॉन्ड है, तो अगर मान लो इसको आप म्यू कह रहे हो, म्यू वन कह रहे हो, तो ये भी म्यू वन होगा। इनकी डायरेक्शन अपोजिट है मगर मैग्नीट्यूड क्या है? इक्वल होगा, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। सिमिलरली ये भी एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। और लोन पेयर, अच्छा लोन पेयर की तरफ क्यों होगा? क्योंकि यहां पर भी अगर अपन देखें, डाइपोल ऑफ डायरेक्शन जो होती है, डायरेक्शन ऑफ डाइपोल जो होती है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की तरफ होती है। मतलब एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पर बैठती है भाई? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ। तो यहां पर हम यही कहते हैं कि डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के पास है। तो अगर लोन पेयर आ रहा है तो लोन पेयर की तरफ होगी डाइपोल ऑफ डायरेक्शन, समझ रहे हो? लोन पेयर की तरफ होगी डाइपोल ऑफ डायरेक्शन, क्योंकि लोन पेयर खुद एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो ये भी एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। तो म्यू यहां पर जीरो आएगा, तो ये आंसर है ही नहीं। ठीक है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। CF4 टेट्राहेड्रल रहेगा भाई, 4 सिग्मा बनाएगा, लोन पेयर यहां है ही नहीं। तो अब टेट्राहेड्रल में आपको एक बात समझनी है, CF4 हो गया, SiCl4 ये भी आ चुका है CSIR नेट के अंदर। इनके अंदर जीरो डाइपोल मोमेंट होता है। कैसे समझेंगे? टेट्राहेड्रल को इमेजिन करो, ये सेंट्रल एटम एक ऊपर जा रहा है और 3 बॉन्ड नीचे खुल रहे हैं। ठीक है, 3 बॉन्ड नीचे खुल रहे हैं, तो जो ऊपर वाले का डाइपोल है वो इन तीनों का रिजल्टिंग एक नीचे जा रहा होगा, इन तीनों का एक रिजल्टिंग नीचे जा रहा होगा, इन तीनों का रिजल्टिंग एक नीचे जा रहा होगा, जो जस्ट इसके बिल्कुल अपोजिट होगा। तो यहां पर ये जो ऊपर जा रहा है और इन तीनों के कारण एक नीचे जा रहा होगा, तो एक दूसरे को ये कैंसिल कर देगा। तो यहां पर कितना आएगा? जीरो ही आएगा, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, जीरो ही आएगा। SF4 है ना, SF4 क्या है भैया आपके पास?
SF4 आपके पास है 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं सल्फर के पास। तो यहाँ पर आपके पास क्या है जी, यहाँ पर आपके पास क्या है, यहाँ पर आपके पास है एक तरीके से 4 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर, यानी कि सी सा शेप यहाँ पर है। पहली बात तो यहाँ पर अगर अपन देखें, ये डाइपोल यहाँ पर रहेगा, इसको और इसको, भाई मान लो सल्फर और फ्लोरीन में इसको म्यू1 और म्यू1 कह दिया, ठीक है। तो जब 120 डिग्री का एंगल होता है ना, जैसे मान लो ये आपका BF3 जब होता है, तो BF3 में ये 120 डिग्री का एंगल होता है। तो एक्चुअली में क्या है, यहाँ पर ये म्यू1, ठीक है, इसकी डायरेक्शन यहाँ, इसकी डायरेक्शन यहाँ, ये म्यू1, तो इन दोनों का रिजल्टिंग भी बिल्कुल नीचे जाता है और वो भी म्यू1 के इक्वल ही होता है, ठीक है। तो इसका इधर ही आएगा, म्यू1 आएगा यहाँ पर, और ये क्या होगा, म्यू2 होगा, क्योंकि ये डिफरेंट है भाई, ये फ्लोरीन वाला है और यहाँ पर लोन पेयर के कारण है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे, ये कैंसिल नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पर जो म्यू नेट होगा वो 0 नहीं आएगा। तो आपका आंसर क्या आएगा, SF4, ये आपका आंसर आ जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। PF5 मॉलिक्यूल, PCl5 मॉलिक्यूल, इनमें सब में 0 डाइपोल मोमेंट आप मिलेगा आपको, है ना। जैसे कि यहाँ पर हो गया, ये हो गया, ठीक है, या फिर आप जैसे पहले उधर दिखाया था वैसे ही दिखा दो आप इस तरीके से, ठीक है। तो अब आप एक चीज समझिएगा, फॉस्फोरस और फ्लोरीन है, इधर डाइपोल और इधर डाइपोल, ये म्यू1 कह दिया, लेट सपोज ये भी म्यू1 कह दिया, म्यू1 क्या एक ही टाइप का है भाई, सारे बॉन्ड ही फ्लोरीन के है तो म्यू और म्यू ही कह दो, और यहाँ पर भी ये भी म्यू हो गया, ऊपर म्यू नीचे म्यू, ठीक है। ऊपर वाले और नीचे वाले ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, यहाँ पर 120 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो इनका रिजल्टिंग बिल्कुल इसके क्या है, अपोजिट है, इनका रिजल्टिंग बिल्कुल इसके क्या है, अपोजिट है, ये बात ध्यान रखना। तो ये भी क्या होगा, म्यू होगा, तो ये म्यू और ये म्यू कैंसिल हो जाएगा, तो 0 इसका आंसर आएगा, PF5 इसका क्या होगा, 0 डाइपोल मोमेंट होगा। क्लियर है भैया। ऐसे और भी आपके पास कुछ भी आ जाए तो आप उसको थोड़ा सा करने की कोशिश करना, डाइपोल ऑफ डायरेक्शन थोड़ी सी आप ध्यान रखना, ठीक है। ये भी आपके क्वेश्चन पूछा गया हुआ है, IIT जैम का ही है ना, हाल ही में ही ये क्वेश्चन आया था, बिल्कुल सिंपल सा है ना। तो हम एकदम रैंडम क्वेश्चंस देखेंगे, बट हाँ केमिकल बॉन्डिंग के ही क्वेश्चन देखेंगे, और विद कॉन्सेप्ट, उनके कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करते हुए ही हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो आपके पास क्या है, B2 का डाइपोल, B2 का मैग्नेटिक मोमेंट इन्होंने पूछा है। तो ये B2 और C2 जो दोनों ही होते हैं, ये आपके sp मिक्सिंग के कारण होते हैं, मतलब sp मिक्सिंग यहाँ पर होती है। सर sp मिक्सिंग क्या है क्या नहीं है, उससे ज्यादा sp मिक्सिंग से होता क्या है वो आपको मेजर रूप से ध्यान रखना है। तो अगर मैं sp मिक्सिंग से होता क्या है, तो ये बात ध्यान रखना, जब इनका MO डायग्राम बनते हैं तो sp मिक्सिंग में ये होता है कि सिग्मा 2pz ऊपर चला जाता है, ठीक है, सिग्मा 2pz ऊपर चला जाता है। यहां पर आपके पास पाई 2px, पाई 2py, ये आपके पास क्या, इधर आपके पास पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, और ये क्या हो जाएगा आपके पास, सिग्मा स्टार 2pz, ठीक है, ये आपके पास हो गया बेसिकली। तो अगर हम बात करें यहाँ पर B2 है ना, B2 मान लो मेरे पास है, तो B2 के पास कितने हैं भैया, 10 इलेक्ट्रॉन है, P2 के पास कितने हैं जी, 10 इलेक्ट्रॉन बेसिकली हैं, ठीक है। तो इसके 8 इलेक्ट्रॉन नीचे भरे हुए होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन कहाँ पर, सिग्मा 1 है, सिग्मा स्टार 1 है, सिग्मा 2 है, सिग्मा स्टार 2 है, इसमें 9वां और 10वां, क्योंकि ये पेयर्ड नहीं है तो ये क्या रहते हैं, पैरामैग्नेटिक रहते हैं, ठीक है। अब अगर आपको C2 भरना है, तो B2 तो पैरामैग्नेटिक है, ये तो क्या है, पैरा है, ठीक है। अगर आपको C2 भरना है, तो C2 में 12 इलेक्ट्रॉन है, तो C2 के अंदर 12 इलेक्ट्रॉन अपन कहाँ भरेंगे, C2 के अंदर 12 इलेक्ट्रॉन, ये 10 हो गए, 11 और 12, तो ये क्या हो गया, पेयर्ड हो गया, तो ये क्या हो गया, डायामैग्नेटिक। तो इस सिंपल सा आंसर ए करना था। इसमें एक चीज ध्यान रखना, B2 का बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर इनका क्या होता है, 1 होता है, इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 होता है। जैसे ये भी क्वेश्चन आया हुआ है जैम के अंदर ही, कि सिग्मा बॉन्ड होते हैं या नहीं होते हैं, इन दोनों के अंदर ही सिग्मा बॉन्ड नहीं होते हैं भाई। कैसी बात कर रहे हो सर, 1 बॉन्ड ऑर्डर में सिग्मा बॉन्ड तो होगा ही। ये जो बॉन्ड है B और B, ये एक्चुअली हाफ पाई प्लस हाफ पाई, या फिर आप इसको 1 पाई कह सकते हो, ठीक है, 1 पाई बॉन्ड होता है। C2 के अंदर जो ये 2 बॉन्ड है, ये 1 पाई और 1 पाई है बेसिकली, ठीक है। क्योंकि देखो जैसे C2 है, ये C2 का MO डायग्राम है, ठीक है, ये C2 का मान लो है, तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकलता है, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग में 4 है, एंटी बॉन्डिंग में 0 है, तो 4 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 2।
तो क्योंकि ये बॉन्ड ऑर्डर 2 आया है और अब आप देख रहे हो ये किस वजह से आया है, ये सिर्फ आपके पाई मोलिकुलर ऑर्बिटल के कारण आया है। सिग्मा, जो सिग्मा में इलेक्ट्रॉन थे, सिग्मा 1s में थे, सिग्मा स्टार 1s ने कैंसिल कर दिए, सिग्मा 2s में थे तो सिग्मा स्टार 2s ने भी थे। मतलब कि देखो, बॉन्डिंग वाले बॉन्ड बनाना चाहते हैं, एंटी बॉन्डिंग वाले बॉन्ड तोड़ना चाहते हैं। इस तरीके से ध्यान रखा करो, बॉन्डिंग वाले बॉन्ड बनाएंगे, एंटी बॉन्डिंग वाले बॉन्ड तोड़ेंगे, ठीक है। तो भैया सिग्मा 1s ने कहा बॉन्ड बनाते हैं, सिग्मा स्टार 1s ने कहा बॉन्ड नहीं बनेगा, बॉन्ड टूट गया, वहां से नहीं आया बॉन्ड, ठीक है। सिग्मा 2s ने कहा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा स्टार 2s ने बॉन्ड नहीं बनने दिया। पाई 2px ने, पाई 2py ने कहा बॉन्ड बनेगा, तो पाई स्टार ने कोई तोड़फोड़ नहीं करी और बॉन्ड आपका बन गया। तो ये जो बॉन्ड माना जाता है, पाई बॉन्ड माने जाते हैं, ये ध्यान रखना। जैसे N2 का है, N2 में 3 होते हैं, O में डबल बॉन्ड होता है ना। F2 है, F2 में सिंगल बॉन्ड होता है। तो इसके अंदर क्या होता है, एक सिग्मा होता है और 2 पाई होते हैं, ठीक है। एमओ डायग्राम से आप ये आराम से समझ सकते हो, एक सिग्मा और एक पाई होता है और इसके अंदर एक सिग्मा होता है, क्योंकि F और F का जो बॉन्ड बनता है वो बेसिकली सिग्मा 2pz के कारण बन रहा होता है। ये बात आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। क्लियर है जी? चलिए, तो सिंपल था, थोड़ी बहुत कॉन्सेप्ट इधर उधर के हम देख रहे थे। आइसो इलेक्ट्रॉनिक बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना, इसको आराम से कर सकते हैं। ये भी जैम का ही क्वेश्चन है, ये भी आया हुआ है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बेसिकली अपन कह सकते हैं, ठीक है। तो कार्बन है आपके पास, है ना, कार्बन है बेसिकली। कार्बन के पास आपके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और इसके पास कितने हैं, 6 हैं। 4 और 6 कितने हो गए, 10 हैं। 4 और 6 10। कोई टोटल इलेक्ट्रॉन भी गिन लेता है, टोटल इलेक्ट्रॉन भी गिन लेता है, वो भी ठीक, उससे भी चल जाएगा ना, उससे भी चल जाएगा। जैसे टोटल इलेक्ट्रॉन गिन लिए, है ना, टोटल इलेक्ट्रॉन आप गिन रहे हो यहाँ पर, उससे भी आपका चल जाएगा। 6 + 8, भाई मान लो इसको आपने कहा एटॉमिक नंबर गिन लिए, 6 + 8 कितना हो गया, 14 हो गया, ठीक है। उस तरीके से आपने कह दिया। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हो, ठीक है, 6 + 8 हो गया। इधर N2 के कितने होते हैं, 14 होते हैं। कार्बन नाइट्रोजन का 6 + 7 + 1, ये भी 14 है, ठीक है। ये क्या है, 7 है, ठीक है। ये MsQ है फिर, है ना, ये क्या है, MsQ है भाई, ठीक है। इज नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद CO, ठीक है। ये कितना रहेगा, ये 6 + 8 रहेगा, 14 रहेगा। अच्छा नहीं, MCQ ही है, ठीक है। ये कितना है, 7 + 8 - 1 यानी कि 14 हो गया, और ये कितना है, 16 - 1 यानी कि 15, ठीक है। ये आपके पास 15 हो गया। डी ऑप्शन यहाँ पर आपके पास सही आ जाएगा, ठीक है, सही आ जाएगा, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक आपको बताना था, इनमें से कौन आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, डी ऑप्शन आपका आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, ये बात ध्यान रख लेना। क्लियर है भाई, क्लियर है। तो ये हमने टोटल इलेक्ट्रॉन से किया है, टोटल इलेक्ट्रॉन से भी हम कर सकते हैं, ठीक है, टोटल इलेक्ट्रॉन से भी हम कर सकते हैं, है ना। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब सेम नंबर ऑफ उसके जो इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उसे अपन आइसो इलेक्ट्रॉनिक बेसिकली कह रहे होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आप थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, सिंपल ही है, हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, है ना, इसका अगला क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। आपके पास सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या है ये, सल्फर सल्फर सिंगल बॉन्ड, है ना, सल्फर सल्फर सिंगल बॉन्ड क्या है, एक बार वो आपसे बेसिकली पूछा गया है, उसको आपको आंसर करना है, ठीक है। तो इसमें सिंपल आपको रखना है ना, सल्फर सल्फर सिंगल बॉन्ड किसका होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगर थोड़ा सा आपको पता है ना, थोड़ा सा पता है, जैसे ये आपके पास क्या है, थायोनस सीरीज है ना, क्या है भैया, ये थायोनस सीरीज बेसिकली ये हो गई है, ठीक है। थायोनस सीरीज बेसिकली ये है, ठीक है। तो यहाँ पर तो सल्फर सल्फर डबल बॉन्ड, सल्फर सल्फर सिंगल बॉन्ड होता ही है, ठीक है। ये तो सल्फर सल्फर सिंगल बॉन्ड कैरी करेगा ही, ठीक है। ये तो सल्फर सल्फर सिंगल बॉन्ड कैरी करेगा ही, और ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्लियर है भाई। अगर अपन इसकी बात करें, यहाँ पर इनकी बात कर रहे हैं, जैसे वो है H2SO3, अब इसका स्ट्रक्चर आपको थोड़ा सा मान लो कंफ्यूज करेगी, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, है ना। तो यहाँ पर बेसिकली इसका स्ट्रक्चर कंफ्यूज नहीं होना है, इसको आप थोड़ा सा H2SO4 जैसा ही समझें। किसके जैसा समझें, H2SO4 जैसा ही समझें। H2SO4 क्या होता है, ऐसा होता है भाई। तो यहाँ पर H2SO4 की जगह एक ऑक्सीजन की जगह क्या आ गया, एक ऑक्सीजन की जगह H2S2 आ गया और O3 आ गया। तो यहाँ पर आपके पास सल्फर सल्फर
इधर ये आपके पास आ जाएगा। तो सल्फर सल्फर सिंगल बॉन्ड हम इसको नहीं कहेंगे, ठीक है, सल्फर सल्फर डबल बॉन्ड यहाँ पर बेसिकली कहेंगे। और अगर अपन इनकी बात कर रहे हैं तो ये क्या है, सल्फर है, ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, ठीक है, यहाँ पर OH है और फिर आपका ऑक्सीजन ऑक्सीजन सल्फर और ये ऑक्सीजन ये ऑक्सीजन और यहाँ पर आपके पास OH है, ठीक है। तो इसमें सल्फर सल्फर सिंगल बॉन्ड होगा ही नहीं। यहाँ पर अगर हम बात करें सल्फर है, ऑक्सीजन है, यहाँ पर ऑक्सीजन और सल्फर होगा और इधर OH और OH, ठीक है। सल्फर सल्फर सिंगल बॉन्ड आपको इस वाले में दिखता अगर इसका ही H2S2O6 होता, ठीक है, H2S2O6 यहाँ पर होता है ना, तो यहाँ पर अपन देखेंगे तो सल्फर सल्फर सिंगल बॉन्ड ही आएगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन सल्फर ऑक्सीजन ऑक्सीजन OH और OH। ये बेसिकली क्या होती है आपकी थायोनिक सीरीज, यहाँ पर हम इसे कहते हैं थायोनिक सीरीज, यहाँ पर हम कहते हैं क्या है, दो सीरीज बेसिकली आपके पास है, थायोनिक सीरीज एंड थायोनस सीरीज। अगर आपके पास मान लो ऑक्सीडेशन के बारे में आ जाए कि थायोनिक सीरीज में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहती है और थायोनस में क्या रहती है, तो उसका आंसर क्या करेंगे आप, है ना। देखो जो H2SNO6 है ना, मान लो कोई भी चीज ये आए, ये दोनों ध्यान रखना, H2SNO6 ये आपकी थायोनिक सीरीज रहती है, ठीक है, थायोनिक सीरीज रहती है और इधर सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहती है, +5 रहती है। कोई अगर आपके पास ये आ जाए H2SNO4 तो उसको अपन क्या कहते हैं, थायोनस सीरीज कहते हैं, उसको अपन मेरे भाई क्या कहते हैं, थायोनस सीरीज कहते हैं। और इधर सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहती है, +3 रहती है। अपन देख भी सकते हैं बहुत इजीली, भाई यहाँ पर मान लो इसको तोड़ रहे हो, सल्फर सल्फर टूटेगा तो कोई चार्ज नहीं आएगा। सल्फर और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो -1 यहाँ, +1 यहाँ, -2 यहाँ, +2 यहाँ, तो कलेक्टिवली यहाँ पर क्या बनेगा, +3 बनेगा। सिमिलरली यहाँ पर भी +3 बनेगा। अब जैसे मान लो यहाँ पर H2S3O6 होता है ना, यहाँ पर क्या होता है, H2S3O6 होता है। जब भी आपको H2SNO6 वाला कुछ दिख रहा है, क्या दिख रहा है, H2SNO6 वाला दिख रहा है, तो आपको इसका बेसिक ढांचा बना लेना है कि भैया यहाँ पर H2 दिख गया और O6 दिख गया, ठीक है। तो ये रहा आपका OH और ये रहा OH। अब भाई यहां पर H2S2 होता तो डायरेक्ट बॉन्ड होता, S2S3 है तो एक सल्फर इनके बीच में होगा इस तरीके से। S4 हो, मान लो क्या हो, S4 है बेसिकली, तो सल्फर 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 इस तरीके से आप कह दोगे। अरे आ रही है बात समझ में, S5 है तो सल्फर सल्फर सल्फर, ये इस तरीके से कह दोगे, है ना। तो आपको बेसिकली क्या ध्यान रखना है, बेसिकली आपको ध्यान रखना है कि आप किस चीज को किस टाइप के ऑक्सो एसिड्स को उस टाइम देख रहे हो, वो थायोनिक सीरीज का या थायोनस सीरीज का, उस बातों को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मगर हाँ IIT जैम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जो ज्योमेट्रीज, शेप और हाइब्रिडाइजेशन से रिलेट करते हैं, तो आराम से कर लीजिएगा उनको, विदाउट जल्दबाजी अगर करोगे तो कभी भी गलत नहीं आएगा। Br3 पॉजिटिव आपको कहा है, इसको अपन क्या कह सकते हैं, ब्रोमीन था, Br2 पॉजिटिव इस तरीके से था, ठीक है। तो ब्रोमीन एक सेंट्रल एटम आपका ब्रोमीन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसके पास, एक पॉजिटिव चार्ज है ना, पॉजिटिव चार्ज है, मतलब इसको अपन ने थोड़ा सा Clf2 पॉजिटिव जैसे लिखते हैं, ऐसे ही अपन ने यहाँ पर Br पॉजिटिव लिख दिया है ना, सेंट्रल एटम पे पॉजिटिव चार्ज। तो अब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज का मतलब है उसने एक इलेक्ट्रॉन दान कर दिया। ब्रोमीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, एक पॉजिटिव का मतलब 6, 1 2 3 4 5 6, एक ब्रोमीन दूसरा ब्रोमीन, 2 ही ब्रोमीन है सेंट्रल एटम में, साइड एटम में 2 ही ब्रोमीन है, तो ये रहा इस तरीके से आपके पास लोन पेयर, ठीक है। तो ये क्या रहेगा आपका 2 सिग्मा 2 लोन पेयर यहाँ पर आपके पास रहेगा, और ये क्या रहेगा आपका ज्योमेट्री क्या रहेगी, टेट्राहेड्रल, और शेप क्या रहेगी आपका बेंट शेप रहेगी, ठीक है, बेंट शेप रहेगी। एक चीज ध्यान रखना, जब भी आपके पास ऐसा कुछ भी आ जाए, जब भी आपके पास कुछ भी ऐसा आ जाए XXN' और 2 है, पॉजिटिव है ना, इस तरीके से आपके पास आ जाए, तो इसमें हमेशा ध्यान रखना ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, शेप बेंट,
ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल और शेप बेंट ये हमेशा ही रहेगा, ये कभी नहीं बदलेगा, है ना, ये वैसे का वैसा ही रहेगा। ज्योमेट्री यहाँ पर क्या रहेगी, टेट्राहेड्रल, और शेप क्या रहेगी, बेंट रहेगी, ठीक है। तो अभी 2 ऑप्शन है जिसमें टेट्राहेड्रल है। फिर इसका एक और बड़ा भाई है ना Br3 नेगेटिव, तो इसको भी आपको ऐसे ही ब्रोमीन नेगेटिव करना है और 2 ब्रोमीन साइड एटम लेना है। सेम I3 नेगेटिव भी आ सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 ब्रोमीन 2 ब्रोमीन, 1 लोन पेयर 2 लोन पेयर और 3 लोन पेयर, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 2 सिग्मा और 3 लोन पेयर, बेसिकली ये हो गया है, ठीक है। तो ये 5 आया, 5 से आया क्या, sp3d आया। ज्योमेट्री बेसिकली क्या रही, TBP आ गई, ज्योमेट्री TBP आ गई, और शेप क्या आ गई भैया, शेप आ गई लीनियर, ठीक है। तो अगर आपके पास कभी भी यहाँ पर आपके पास क्या आ जाए, x2 नेगेटिव आ जाए, तो ये ध्यान रखना, ये सारी बात वहां पर होगी। अब कुछ भी आ सकता है भाई, ClF2 पॉजिटिव आएगा, ClF2 नेगेटिव आ सकता है। बस ध्यान रखना हमेशा क्या होगा, साइड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी सेंट्रल एटम से, या फिर बराबर होगी इन वाले केसेस में, Br3 पॉजिटिव, I3 पॉजिटिव, इनमें। वरना हमेशा इंटर हेलोजन कंपाउंड्स आप कोई भी देखोगे, है ना, कोई भी आप देख रहे होगे, वहां पर सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी साइड एटम से ज्यादा होगी, जैसे इन या फिर इक्वल, है ना। तो ये कंडीशंस रहती है। ऐसे इंटर हेलोजन कंपाउंड आप कभी नहीं देखोगे, है ना। जैसे आप ऐसा नहीं देखोगे, मान लो आपने ऐसा देख लिया, BrCl3 आप नहीं देखोगे, आप ClBr3 एक बार देख लोगे, बट ये नहीं दिखेगा आपको, ये दिखेगा। तो इस तरीके से ही वो बनता है कि सेंट्रल एटम आपका बेसिकली इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए साइड एटम से, ठीक है। बट ये जो कॉमन वाले आते हैं, जैसे होमोजिनी, मतलब कि होमोलोग बोलते हैं ना भाई, ये तो हिट्रो हो गए, मतलब कि 2 डिफरेंट वाले आ गए, ये सेम आ गए, होमोन्यूक्लियर कह सकते हैं ना, ये सेम आ गए, मतलब कि ये दोनों ब्रोमीन और ब्रोमीन ही है, तो होमोन्यूक्लियर हो गया। तो इसकी ही एक कंडीशन है, यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इक्वल हो सकती है, ठीक है। और आपका BrF3 है ना, जैसे BrF3 में भी आपने सॉरी साइड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, है ना, क्योंकि हमने ClF2 वगैरह। तो ये आप BrCl3 मतलब देख सकते हो, ClBr3 नहीं देख सकते, है ना, सही लिखा था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी साइड एटम की ज़्यादा होगी, माफ़ी चाहेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी साइड एटम की ज़्यादा होगी, ठीक है। जैसे यहाँ पर है आपके पास, जैसे यहाँ पर है ClF2, फ्लोरीन की ज़्यादा है, फ्लोरीन की ज़्यादा है, साइड एटम की ज़्यादा होगी, ठीक है। तो यहाँ पर ब्रोमीन F3 है आपके पास, Br 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3, 1 लोन पेयर 2 लोन पेयर, ठीक है। तो कितना आया, 3 सिग्मा 2 लोन पेयर आ गया, ठीक है। 3 सिग्मा 2 लोन पेयर से भी 5 बनेगा, sp3d ही बनेगा, sp3d बनेगा, तो ये भी आपका TBP ही बनेगा। तो टेट्राहेड्रल TBP और TBP वहां पर आएगा, ये बात ध्यान रखना, क्लियर है भाई। टेट्राहेड्रल TBP आपके पास आएगा। BrCl3 आप देख सकते हो, BrF3 देख सकते हो, साइड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेसिकली सेंट्रल एटम से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। साइड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंट्रल एटम से ज़्यादा होनी चाहिए, क्लियर है भाई। चलें आगे, जैसे ये सेम क्वेश्चन एक और आज आगे पीछे के साल का ही था। अब जैसे I3 नेगेटिव है, आपने पीछे देखा Br3 नेगेटिव, Br3 नेगेटिव में आपने क्या पाया, 2 सिग्मा और 3 लोन पेयर पाए, यानी कि sp3d पाया भैया, स्टेरिक नंबर 5 आया, sp3d आया, है ना। ClF3, अभी आपने BrF3 देखा, BrF3 क्या था, sp3d ही था, 3 सिग्मा प्लस 2 लोन पेयर, सम तो इसका कितना हुआ, 5 ही हुआ, सम तो 5 ही हुआ भैया, sp3d ही बनेगा। तो दोनों sp3d ही होंगे, दोनों क्या रहेंगे भैया, sp3d ही रहेंगे। अब ऐसा सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसमें sp3d है, तीसरा भी आप चेक कर सकते हो, SF4। देखो बेसिकली क्या होता है, सेंट्रल साइड एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव कभी भी आप हाइपरवेलेंट, मतलब कि हाइपरवेलेंट जिसके आउटर मोस्ट शेल में 8 से ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैसे मॉलिक्यूल आप देखने लगोगे तो हाइपरवेलेंट की कंडीशन ही होती है, कंडीशन होती है हाइपरवेलेंट की, क्या कि साइड एटम क्या होना चाहिए, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, साइड एटम शुड बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। इसी वजह मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्योंकि पता है अगर आप साइड एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं लोगे ना, तो S और D में मिक्सिंग नहीं हो पाएगी, S और D का गैप ज्यादा होता है। तो साइड एटम जब भी इलेक्ट्रोनेगेटिव लिया जाता है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव लूंगा तो यहां पर
पार्शियल पॉजिटिव क्रिएट होएगा। पार्शियल पॉजिटिव के कारण यहां पर चार्ज कंट्रैक्शन लगता है, जिससे इसके एस और डी का गैप क्या हो जाता है, ये एनर्जी गैप क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है और मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर जाते हैं। इसीलिए आप कभी भी देख लेना कि जब भी आपके जब भी आपके एक तरीके से हाइपरवेलेंट स्पीशीज होंगे, साइड एटम जो होगा वो हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिव ही रह रहा होगा, है ना। अब हाइपरवेलेंट कौन से, मतलब कि आप थर्ड पीरियड के कॉम्प्लेक्स को ही देख रहे हो जिसके आउटर मोस्ट शेल में 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है। जैसे भाई इसको हमने देखा, सल्फर के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्लोरीन 4 लेकर आएगा तो 6 + 4 10 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। क्लोरीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्लोरीन 3 लेकर आएगा, 7 और 3 10 हो गए, ठीक है। इसको ले लो, चाहे I2 हो गया, नेगेटिव हो गया। आयोडीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई, है ना, 7 होते हैं ना इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अरे 17 फैमिली से आया, 7 लेकर आया, एक नेगेटिव है तो 7 + 1, 2 आयोडीन आ रहे हैं तो 2 लेकर आएंगे, ये भी 10। 8 से ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। जैसे भाई मान लो आपने क्या लिया, आपने लिया CH4 लिया, बिल्कुल सिंपल, या आपने NH3 लिया, तो कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4 ही साइड एटम लेकर आया तो 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ये ऑक्टेट रूल फॉलो हो रहा है। नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 15 ग्रुप से आया, हाइड्रोजन के पास 3 यानी कि 8, तो ये ऑक्टेट पूरा हो रहा है। तो हाइपरवेलेंट वो है जो 8 से ज्यादा लगते हैं और उसके लिए साइड एटम आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव ही लगता है। पीछे भी आप देखोगे, है ना, पीछे वाले क्वेश्चन में भी आप देखोगे, वहां पर भी इलेक्ट्रोनेगेटिव ही बेसिकली लिखा होगा। क्लियर है भाई। तो ये भी आपका क्या है भैया, SF4 को अगर मैं देख लूँ तो सल्फर है, सल्फर के बाद 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6, 1 फ्लोरीन 2 फ्लोरीन, 1 लोन पेयर 2 लोन पेयर। तो ये आप सल्फर गैस कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है भाई, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 4 फ्लोरीन है ना, तो 4 फ्लोरीन हो गए और ये रहा लोन पेयर, यानी कि ये कितना आ गया, 4 सिग्मा 1 लोन पेयर आ गया। ये क्या रहेगा, सीसा रहेगा, हमने पीछे देखा भी था सीसा। अगर अपन केमिकल बॉन्डिंग के एक बार क्वेश्चन देख लेना तो हमारा पूरा केमिकल बॉन्डिंग आराम से रिवाइज हो जाएगा। sp3d 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 आएगा। ये क्वेश्चन अगर आ गया तो इसको भी देख लो, ये उसका क्वेश्चन है आपका पीरियोडिसिटी का बेसिकली। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर नॉट पॉसिबल फॉर 5th शेल, भाई n = 5 होगा, ठीक है, तो l क्या हो सकता है, 0 to 5 - 1 यानी कि 0 to 4 हो सकता है, ठीक है। अब देखते हैं इसमें, तो ये L की वैल्यू सही है, ठीक है। अब L की वैल्यू अगर 4 है तो M की वैल्यू क्या हो सकती है, M की वैल्यू होगी -L2 + L। तो अगर M की वैल्यू आपको चेक करनी है वो सही है या गलत है, उसके लिए आप L की वैल्यू देखोगे। जैसे भाई यहां पर L की वैल्यू 4 है तो M की वैल्यू -4 से 4 तक हो सकती है, तो ये पॉसिबल है। L की वैल्यू 0 है तो M की वैल्यू 0 ही होगी। अगर L की वैल्यू 2 है, मान लो L की वैल्यू 2 है तो M की वैल्यू -2 से +2 होती है, तो M की वैल्यू 3 पॉसिबल नहीं हो सकती। मतलब ये जो आपका है आंसर सही है, नॉट पॉसिबल क्वांटम नंबर है, ठीक है। तो ये कुछ बातें पहले भी पिछले उसमें भी बताई थी, 4 बातें होती है भैया। ये N है, 4 क्वांटम नंबर है, N है, L है और S है, ठीक है। N है जो शेल के बारे में बताता है, L सब शेल के बारे में बताता है, इसकी वैल्यू 0 से n-1 होती है, और M जो बताता है वो ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल होती है, इसकी वैल्यू होती है -L2 + L, और S जो बताता है वो स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, वो होगा -12 एंड +12। ये 4 वैल्यू बेसिकली आपके पास पॉसिबल होती है, तो इनको बेसिकली आपको ध्यान रखना है। क्लियर है भाई, कोई दिक्कत कोई समस्या। चलिए आगे चलेंगे भाई, है ना। जैसे ये भी डाइपोल मोमेंट का एक और क्वेश्चन है। कंसिडर द फॉलोइंग 4 कंपाउंड्स XeF2 XeF4 XeF6 एंड XeO3 द पेयर ऑफ xenon कंपाउंड्स एक्सपेक्टेड टू नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट। तो यहाँ पर अगर अपन देखेंगे 4 आपके पास कंपाउंड है ना, XeF2 XeF4 XeF6, और इसका आपको नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट है ना, नॉन जीरो ही पूछा ना, हाँ ठीक है। तो भाई पहले शेप है ना, XeF2 आपके पास क्या होता है, लीनियर होता है। लीनियर कैसे होगा, ये स्टेरिक नंबर 5 में कंसिडर करेंगे हमें ना, स्टेरिक नंबर 5 से है बेसिकली। स्टेरिक नंबर 5, 2 बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर। जैसे आपका I3 नेगेटिव का स्ट्रक्चर होता है ना, वो भी यही है, सेम वैसा ही है यहाँ पर। तो भाई सीधी सी बात है, फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव ऊपर गया नीचे गया, एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। यहाँ पर ये जा रहा है, ये जा रहा है, ये जा रहा है, ठीक है। मान लो ये μ1 है, ये भी μ1 है और ये भी μ1 है,
तो इधर 120 का एंगल है तो इधर भी आपका μ1 ही होगा, तो ये और ये एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। ओवरऑल नेट क्या आएगा, 0 आएगा, ये बात ध्यान रखना। तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, ठीक है। XeF4 अपन देख चुके हैं, तो म्यू नेट इसका भी क्या है, 0 ही है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो जिनमें ये दोनों हैं वो तो पहले ही हटा दो भाई, ये हटाया मैंने, है ना, मैंने ये हटाया, मैंने ये हटाया, मेरा आंसर XeF6 एंड XeO3 है। अगर मैं XeO3 की बात करूं तो वो टेट्राहेड्रल रहता है। XeO3 का अगर मैं स्टेरिक नंबर निकालूं तो कैसे निकलेगा, कितने यहां पर आपके पास स्टेरिक नंबर 4 रहेगा, और देखो भाई 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा ऑक्सीजन और एक लोन पेयर, ठीक है। तो ये आपके पास 3 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर बेसिकली यहाँ पर है, 3 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर, यानी कि 4 स्टेरिक नंबर बेसिकली रहेगा, ठीक है। 4 स्टेरिक नंबर रहेगा और वो 4 कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन, ठीक है भाई। ऊपर वाले लोन पेयर का डाइपोल मोमेंट क्या है, ऊपर वाले का लेट्स सपोज मैंने μ1 कह दिया। अब मैंने कहा तीनों रिजल्टिंग का सेम जाता है, मान लो मैंने जिनोन और ऑक्सीजन को इस डाइपोल को रिप्रेजेंट किया μ2 से, इसको भी किया μ2 से और इसको भी किया μ2 से, तो इन तीनों का रिजल्टिंग नीचे जाएगा और वो μ2 ही होगा, मगर ऊपर वाले μ1 से वो डिफरेंट होगा, तो नॉन जीरो आएगा। अगर अपन XeF6 की बात करें, स्टेरिक नंबर 6 में एग्जाम्पल डाल के पढ़ा जाता है, ये कहां पर पढ़ा जाता है, स्टेरिक नंबर 6 में, क्या कि भाई ये जो है ना, ये बेसिकली आपका लोन पेयर एक्टिव, मतलब कि जो स्टेरिक नंबर 6 में अगर अपन देखेंगे तो एक केस होता है लोन पेयर स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव होता है और यहां पर स्टीरियोकेमिकली एक्टिव लोन पेयर होता है। तो इधर ये सारे फ्लोरीन एक दूसरे को कैंसिल करेंगे भी, बट फिर भी लोन पेयर यहां पर आपका डाइपोल मोमेंट देगा, ठीक है। वैसे तो पूरे फ्लोरीन भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि एक दूसरे के बिल्कुल एग्जैक्ट 180 पे नहीं होते हैं, इसका स्ट्रक्चर डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल होता है, तो ये बात ध्यान रखना, कोई चीज डिस्टोर्टेड है तो वो पूरी तरीके से एक दूसरे को कैंसिल कर ही नहीं सकती है। तो यहां पर इसका नॉन जीरो आएगा, ये भी आपका जैम का ही PYQ है, ठीक है, जैम का ही PYQ यहां पर ये है। चलिए इसके बारे में बताइए, द नंबर ऑफ आइसोमर्स हैविंग नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट फॉर PCl2F3 इन द TBP ज्योमेट्री। भाई PCl2F3 को आप कितने तरीकों से लिख सकते हो, भाई देखो यही तरीका हो सकता है, दो तरीके हो सकते हैं भाई। वैसे हम एपिकोफिलिसिटी लगाएं तो एपिकोफिलिसिटी तो यही कहता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एक्सियल पोजीशन पर, ये तरीका एपिकोफिलिसिटी कहता है ना। बेंट रूल जो हम कहते हैं ना, साइट सिलेक्शन रूल, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पहले कहाँ जाएगा, एक्सियल पोजीशन पर, ये हो गया। मगर नंबर ऑफ आइसोमर्स की बात आ रही है तो पॉसिबल कितने बन सकते हैं, ठीक है। तो भाई पॉसिबल में एक ये हो सकता है कि मैं दोनों क्लोरीन को यहाँ पर रख दूं और फ्लोरीन को यहाँ पर रख दूं, ठीक है। और एक पॉसिबिलिटी हो सकती है मैं फ्लोरीन को यहाँ रखूं और सामने क्लोरीन को रख दूं, फिर इधर आपके पास फ्लोरीन, क्लोरीन और क्लोरीन, ठीक है, यही हो सकते हैं। अगर आप ऐसे सोचो ना, एक और भी मैं बना दूंगा सर, ये बना दिया मैंने, और यहां पर क्लोरीन और यहां पर फ्लोरीन और क्लोरीन, तो भाई ये सेम ही है। इस क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में 120 डिग्री का एंगल है, इस क्लोरीन और इस क्लोरीन के बीच में भी 120 डिग्री का है, तो वो दोनों सेम ही है, उसमें कंफ्यूज मत होना। ये तीन बेसिकली बन सकते हैं। अब उसने कहा है कि इन तीनों में से जीरो वाला आंसर किसका होगा, नॉन जीरो किसका होगा। तो भाई अगर मैं इधर देखूं, क्लोरीन और फोस्फोरस में क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ऊपर, ठीक है। तो इसको मान लो मैंने डिनोट कर दिया μ1 से। फोस्फोरस और क्लोरीन में कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्लोरीन, तो इसको इसकी डाइपोल की डायरेक्शन नीचे। तो इसने और इसने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, ठीक है। इधर मान लो इसको मैंने μ2 कह दिया, इसको मान लो मैंने क्या कह दिया, μ2 कह दिया, और इसको मान लो μ2 कह दिया, ठीक है। तो यहाँ पर 120 डिग्री है, ठीक है। तो इधर आपके पास क्या हो गया, μ2 हो गया, ठीक है। तो μ2 और μ2 एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो म्यू नेट यहाँ पर कितना आएगा, 0 आएगा, मगर सिर्फ इसी में आएगा। अब जैसे यहाँ पर आप फ्लोरीन दे रहे हो, ये μ2 हो गया, ये आपका μ2 हो गया, ठीक है। यहाँ पर ये μ1 है, और अच्छा हमने ये गलत लिया ना, इसको PCl2F3 था, है ना, PCl2F3 था, ठीक है। तो PCl2F3 में हमारे पास PCl2F3 ये हो गया, क्लोरीन क्लोरीन वाला, तो ये इधर रहेगा। अच्छा सही तो है, PCl2F3, वहां पर गड़बड़ करी है, इधर फ्लोरीन आएगा भाई। PCl2F3 है ना, 2 क्लोरीन और 1 फ्लोरीन, ठीक है।
हाँ, इसके बारे में क्या बात की जाए, इसके बारे में बात कर लेते हैं भाई, है ना। ये म्यू1 है, इसका रिजल्टिंग यहाँ पर म्यू1 आएगा और ये रहा म्यू2, ठीक है। तो ये म्यू1 और म्यू2 एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर पाएगा, तो यहाँ पर म्यू नेट क्या आएगा, नॉन जीरो आएगा। कितना आएगा भैया, नॉन जीरो आएगा। तो एक आइसोमर मिल गया जिसका नॉन जीरो है। अगर मैं यहां पर बात करूं इसकी, तो भाई सीधी सी बात है, ये आपके पास म्यू2 हो गया, ये म्यू1 हो गया, ये एक दूसरे को कैंसिल ही नहीं करेगा, तो इसका भी कितना आएगा, शून्य ही आएगा। इसका भी कितना आएगा मेरे भाई, शून्य ही आएगा, है ना, सॉरी नॉन जीरो आएगा। एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर पाएगा ना, तो नॉन जीरो आएगा। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, दो ऐसे लोग हैं जिनके नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट बेसिकली हमें मिल जाएंगे। क्लियर है, सिंपल, आराम से अपन उसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत। चलिए आगे देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, प्रेडिक्ट द करेक्ट बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ आपको प्रेडिक्ट करनी है। अब ऐसे क्वेश्चंस में साइड एटम ने कुछ किया है, साइड एटम का कुछ रोल है। यहां पर आपके पास ये CH है, ये CH है और ये भी CH है, ठीक है। तो यहां पर जो साइड एटम है इसका तो सेम ही है, तो अब फर्क किससे पड़ेगा, जो स्पेक्टेटर हैं दूसरे लोगों से फर्क पड़ेगा और परसेंटेज S का खेल यहां पर होएगा, ठीक है। जैसे कि अगर अपन फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला क्या होता है, परसेंटेज S नॉन फाइल है। ये क्या है भैया, परसेंटेज S नॉन फाइल, मतलब कि ये जैसे कि हर बॉन्ड में कुछ कुछ परसेंटेज S करेक्टर है भाई। sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बॉन्ड बना रहा है तो परसेंटेज S कुछ ना कुछ है। तो ये क्या करेगा, ये अपना परसेंटेज एस, अगर ये परसेंटेज एस से प्रेम करता है तो ये दूसरों को खींचेगा, अगर ये नॉन फाइल है तो दूसरों को देगा। तो ये परसेंटेज एस करेक्टर ये अपने से छोड़ेगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है। और वो परसेंटेज एस करेक्टर यहां जाके इकट्ठा होगा, ठीक है। सिमिलरली अगर यहां पर तो दो फ्लोरीन है तो ये परसेंटेज एस करेक्टर डिक्रीज करेंगे, ये भी परसेंटेज एस करेक्टर डिक्रीज करेंगे, तो परसेंटेज एस करेक्टर यहां पर और ज्यादा बढ़ेगा, ठीक है। और इधर कोई चेंज ही नहीं आया, ठीक है। अगर हम थोड़ी सी और बेसिक में जाएं तो परसेंटेज एस करेक्टर बॉन्ड एंगल के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है, बॉन्ड लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है और बॉन्ड स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। ये बात ध्यान रख लेना, ठीक है। तो अभी आपसे बॉन्ड लेंथ पूछी है, और तो परसेंटेज एस करेक्टर और बॉन्ड लेंथ का रिश्ता क्या है, कांटे का रिश्ता है। तो अगर मैं परसेंटेज एस की बात करूं तो भाई सबसे ज्यादा वो D3 में है। D3 में परसेंटेज एस करेक्टर ज्यादा है, क्यों, क्योंकि भाई जो उधर स्पेक्टेटर लोग हैं, मतलब कि जो दूसरे लोग हैं जिनका आंसर नहीं निकाला जा रहा है बट उनका कोई प्रभाव है। भाई ऑडियंस स्पेक्टेटर जो होते हैं वो मैच खेलने थोड़ी ना आते हैं, बट वो मैच में जरूर अपना कुछ प्रभाव डालते हैं, है ना। इतना कुछ ज्यादा नहीं डालते बट यहाँ पर डाल रहे हैं ये, ठीक है। पूछा इसका गया है बट इन लोगों का प्रभाव है कुछ ना कुछ। तो ये फ्लोरीन इसका परसेंटेज करेक्टर बढ़ा रहे हैं, तो D3 में परसेंटेज करेक्टर बढ़ेगा, फिर आपके पास D2 होगा, देन यहाँ पर क्या रहेगा, D1 रहेगा। D3 का परसेंटेज करेक्टर ज्यादा, तो बॉन्ड लेंथ की अगर हम बात करें तो D3 की बॉन्ड लेंथ क्या कम, D3 D2 और D1, ये आंसर आएगा। D3 की बॉन्ड लेंथ क्या रहेगी, कम रहेगी, ठीक है। तो इसमें होगा भैया D3 ये कम है, D2 D1, ये वाला आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, सही, ठीक है। पर देख लेते हैं, परसेंटेज एस करेक्टर D3 में ज़्यादा है, बिल्कुल ज़्यादा है। बॉन्ड लेंथ की इन्वर्सली प्रोपोर्शन है, बिल्कुल ठीक। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर भाई, कोई दिक्कत कोई समस्या। जैसे ये क्वेश्चन, ये क्या कह रहा है भाई, according the following oxygen molecular ions and the molecule in order of increasing bond energies, the molecular ions molecule this the correct order, है ना। bond energies आपसे पूछिए, increasing bond energies, bond energies यहाँ पर बेसिकली बॉन्ड स्ट्रेंथ थी, है ना। बेसिकली बॉन्ड स्ट्रेंथ भाई, जिसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है उसी की ही बॉन्ड एनर्जी भी ज्यादा है, ठीक है। अब बॉन्ड स्ट्रेंथ किसके डायरेक्टली, ये बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा, ठीक है। बॉन्ड स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा, और ये होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू बॉन्ड ऑर्डर। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपसे बॉन्ड ऑर्डर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। मतलब अगर अपन बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर निकाल लें, है ना, बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर निकाल लें, तो कहीं ना कहीं मुझे आंसर मिल जाएगा किसका, बॉन्ड एनर्जीज वाली बात का मुझे आंसर मिल जाएगा। बोलो जी क्लियर है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, मेरे पास क्या है, O2, ठीक है। O2 नेगेटिव हो गया, ठीक है। और आपके पास O2 पॉजिटिव हो गया, O2 2 नेगेटिव हो गया, ठीक है, O2 2 पॉजिटिव हो गया।
ठीक है, O2 नेगेटिव, O2 2 नेगेटिव, O2 पॉजिटिव, O2 2 पॉजिटिव। हमेशा इसको कैसे करना है, ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो 14 इलेक्ट्रॉन को पकड़ो, 14 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर कितना रहेगा, 3 रहेगा, ठीक है, इसका 3 रहेगा। 14 से यहां जा रहे हो 15, 16, 17, 18, 0.5 घटाते जाओ, 2.5, 2, 1.5 और यहाँ पर कितना, यहाँ पर 1। इधर आप बढ़ा रहे हो है ना, इधर मान लो 13 पे जा रहे हो तो इसका भी आपका 2.5, 12 पे जाओगे तो 2, ठीक है। तो अभी अगर अपन यहाँ पर O2 को पकड़ें तो O2 का 16 है तो 2, ठीक है। ये O2 2 पॉजिटिव कितना है, 14 है, ठीक है। तो यहाँ पर अपन इसी तरीके से कर लेंगे, O2 2 पॉजिटिव 14 इलेक्ट्रॉन हो गया भाई। O2 का याद है ना आपको, 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 और 8 16, उसमें से 1 इलेक्ट्रॉन चला गया 15 बन जाएंगे, उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो 14 बन जाएंगे। O2 नेगेटिव, नेगेटिव मतलब 1 इलेक्ट्रॉन आ गया यानी कि ये 17 बन गया भाई। O2 2 नेगेटिव यानी कि 18 बन गया, तो इसका यहाँ पर 2 था। अब इधर घटा मत देना क्योंकि इधर से घटाते हैं, ये होता है पॉइंट, ठीक है, घटाने वाला पीछे का पॉइंट और इधर दोनों तरफ घटाने वाला पॉइंट 3 से होता है, 14 वाले से। तो इसका 3 आएगा, इसका 2.5 आएगा, इसका 2 आएगा और इसका 1 आएगा। तो O2 2 नेगेटिव में बॉन्ड ऑर्डर ही 1 होगा। ये क्या लिखा है मैंने, बॉन्ड ऑर्डर, तो भाई बॉन्ड ऑर्डर ही 1 है। और कंपैरेटिव टू O2 2 पॉजिटिव इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 3 है। तो यहां पर काफी डिफरेंस है, इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, इसकी बॉन्ड एनर्जी भी ज्यादा होगी। O2 2 पॉजिटिव का ज्यादा, O2 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव, O2 2 नेगेटिव। सेकंड ऑप्शन क्या आ जाएगा आपके पास, आ जाएगा सही जवाब। आप इसको बिना मतलब एमओ डायग्राम्स बनाए भी कर सकते हो, वहां से भी आपके मतलब ये हो ही गया है क्वेश्चन। एक ये ऐसा क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा। आई होप आपको क्वेश्चन दिख रहा हो, मैं बड़ा कर देता हूँ एक बार इसको, क्वेश्चन को देखो। ये ना आपसे मतलब एमओ डायग्राम्स ही पूछ रहे हैं, बट बहुत सिंपली उसको नेम उनका अलग कर दिया है ना। जैसे भाई मैं N2 का एमओ डायग्राम बनाने जाऊँ है ना, N2 का एमओ डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन था ये, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, इसमें टेंशन मत लेना। N2 में कितने होते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो भाई सबसे पहले यहाँ पर क्या रहेगा, ये आपके पास क्या है, सिग्मा 1s हो गया, ये 1s हो गया, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, ठीक है। सेम यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 2s है, 2s है, ये आपका सिग्मा 2s हो गया, ठीक है, और ये आपका क्या हो गया, सिग्मा स्टार 2s, ठीक है, इस तरीके से हो गया। फिर उसके बाद आपके पास क्या रहा, उसके बाद आपके पास इस तरीके से यहाँ पर क्या है, 2px हो गया, 2py हो गया और 2pz हो गया। क्लियर है। इधर आपके पास क्या है, 2px हो गया, 2py, मतलब ये नीचे ही है, साइड में बना रहा हूँ क्योंकि देखो ये नीचे रहते हैं, ये ऊपर रहते हैं। अब इतना बड़ा बोर्ड नहीं है कि इसके ऊपर मैं ये बना दूं, ठीक है, फिर वो छोटा करना पड़ेगा मुझे। 2pz, ठीक है। तो sp मिक्सिंग यहाँ पर होती है, सिग्मा 2pz यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर आपके पास पाई 2px, पाई 2py, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, सिग्मा स्टार 2pz। इस तरीके से बेसिकली ये होता है, ठीक है। अगर अपन थोड़ा सा ध्यान दें, सिग्मा, सिग्मा स्टार पाई और पाई स्टार, सिग्मा जो बॉन्डिंग का होता है वो जीरेड होता है, सिग्मा स्टार और पाई ये अनजीरेड होते हैं, और पाई स्टार क्या होते हैं, जीरेड होते हैं। तो क्योंकि ये सिग्मा का पहला जीरेड है तो इसे सिग्मा 1g भी कहा जाता है, ठीक है, सिग्मा 1g भी, या फिर इसको फर्स्ट सिग्मा जी है ना, 1g नहीं, इस तरीके से 1 सिग्मा जी, फर्स्ट सिग्मा जी भी कह सकते हैं। इसे अपन फर्स्ट सिग्मा यू भी कह सकते हैं, ठीक है। अब क्योंकि ये सेकंड जी है, पहले एक जी आ चुका भाई। सिग्मा बॉन्डिंग, जब सिग्मा होता है वो जीरेड होता है, सिग्मा स्टार अनजीरेड। सिग्मा का मतलब सेंटर ऑफ सिमेट्री, सिग्मा बॉन्डिंग का मतलब होता है वो जीरेड है, जीरेड मतलब सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। जैसे अगर अपन इनकी शक्ल देखने जाएंगे ना, उसमें अपने को इनकी पता लगेगा सेंटर ऑफ सिमेट्री है या नहीं है। बट आप इतने से भी ध्यान रख सकते हो, इतनी बात से भी अपन ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। जिन्होंने पढ़ा है, जो रिवाइज कर रहे हैं, उनको ये बात क्लियरली थोड़ा अंडरस्टैंड होगी, ठीक है। ये क्या हो गया, सेकंड सिग्मा जी हो गया, ये सेकंड सिग्मा यू हो गया। अब ये क्या है, ये पहली बार पाई इंट्रोड्यूस हुआ है, ठीक है।
पाई बॉन्डिंग का जो होता है वो अनजीरेड होता है, तो ये फर्स्ट पाई यू हम इसको कहेंगे, ठीक है। अब ये जीरेड ही है मगर ये थर्ड सिग्मा, सेकंड सिग्मा जी यहां पर आ चुका है, तो ये थर्ड सिग्मा जी हम इसको कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे, थर्ड सिग्मा जी हम इसको कहेंगे, ठीक है। और ये क्या रहेगा अपना 1 पाई जीरेड, भाई पाई स्टार क्या रहता है, जीरेड रहता है, और ये क्या रहेगा 3 सिग्मा अनजीरेड, ठीक है। इस तरीके से रहेगी और इसी का ही एनर्जी ऑर्डर बेसिकली आपसे पूछा है, अगर आपको ये अच्छे से दिखाई दे रहा है तो, ठीक है। तो देखो यहां पर आपके पास क्या है, सबसे ऊपर वहां पर अगर हम देखें 3 सिग्मा यू था, ठीक है, ये हाई एनर्जी, फिर 1 पाई जी था, ठीक है, फिर आपके पास 3 सिग्मा जी था, फिर आपके पास 1 पाई यू था, फिर आपके पास 2 सिग्मा यू था, 2 सिग्मा जी था, फिर आपके पास 1 सिग्मा यू और 1 सिग्मा जी, ये एनर्जी ऑर्डर रहा है, ठीक है, ये एनर्जी ऑर्डर रहा है। अगर अपन देखेंगे 1 सिग्मा जी 1 सिग्मा यू 2 सिग्मा जी 2 सिग्मा यू, ठीक है, तो 1 सिग्मा जी 1 सिग्मा यू 2 सिग्मा जी 2 सिग्मा यू 1 पाई यू 3 सिग्मा जी 1 पाई जी 3 सिग्मा यू, ठीक है। तो अगर अपन देखें कौन सा ऑप्शन सही बैठ रहा है, यहाँ पर आपका 1 सिग्मा जी है, 1 सिग्मा जी है, 1 सिग्मा यू है, ठीक है, उसके बाद 2 सिग्मा जी है, 2 सिग्मा यू है, 1 पाई यू है, 3 सिग्मा जी है, 1 पाई जी है और 3 सिग्मा यू है, ये ठीक लग रहा है, ठीक है। बाकी और देख लेते हैं एक बारी, ठीक है। पाई स्टार पाई, हाँ ठीक है, वो वाला ही बात ठीक हो गई, ठीक है। उसके बाद ये 1 पाई जी तो गलत हो गया, 3 सिग्मा जी, ऊपर 3 सिग्मा जी हो ही नहीं सकता, ये 3 सिग्मा जी ही लिख रखा है, मुझे ही नहीं दिख रहा है, 3 सिग्मा जी है, ये 3 सिग्मा यू है, आई थिंक 3 सिग्मा जी लिख रखा है ना, 3 सिग्मा जी लिख रखा है ना, तो ये 3 सिग्मा जी आपका हो नहीं सकता क्योंकि ऊपर 3 सिग्मा यू है, तो ये आपका क्या हो गया, गलत हो गया है, ठीक है। क्लियर है दोस्तों, ठीक है। और ये वैसे भी गलत है क्योंकि यहाँ पर भी अगर अपन देखें 1 पाई जी है, ये 1 पाई जी नहीं होगा, 1 पाई यू होगा, 1 पाई यू यहाँ पर होगा, ये अगर अपन देखेंगे 1 पाई यू होगा, तो ये गलत है। और इसको भी अगर अपन देखें तो यहाँ पर इसने यहाँ पर गड़बड़ कर रखी है, 3 सिग्मा जी पहले ले लिया, मतलब इन्होंने नो एसपी मिक्सिंग वाला बना दिया, जबकि एसपी मिक्सिंग वाला होता है सिग्मा ऊपर जाता है। कुल मिला के इस तरीके से कर लेना, ऑप्शंस अगर किसी को विजिबल ना हो तो थोड़ा सा उनको एक बार देखना। फर्स्ट ऑप्शन इसका ये सही जवाब है, 1 सिग्मा जी 1 सिग्मा यू 2 सिग्मा जी 2 सिग्मा यू 1 पाई यू 3 सिग्मा जी 1 पाई जी 3 सिग्मा यू, ये इसका सही जवाब आपका रहने वाला है। क्लियर है भाई, बोलो जी, कोई दिक्कत कोई समस्या। तो यहाँ पर बेसिकली अपन ने केमिकल बॉन्डिंग के कुछ क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं, ठीक है। इसी तरीके से फर्दर और भी वीडियो आपको बस आराम से ना, जिनको कॉन्सेप्ट नहीं आते हैं वो पूरा वीडियो आराम से देखें, जिनको कॉन्सेप्ट आते हैं वो थोड़ा सा क्वेश्चन देखा फिर पोज करके उसका आंसर दे मतलब करें, फिर कुछ गड़बड़ है तो पूरा वीडियो देखें, वरना अगले क्वेश्चन पे सीधा जाएं, मतलब अपना समय आप बचाएं, ठीक है। हाँ, मगर जिन्हें लगता है इस क्वेश्चन में हमें कुछ सीखना है तो आराम से सॉल्यूशन जो मैं करवा रहा हूं उनको थोड़ा जरूर देखें। और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते वक्त जैसे ये क्वेश्चंस अपन कर रहे हैं तो इसको ऐसे नहीं कि अरे अच्छा ठीक है गलत हो गया तो क्या हुआ, है ना। मान लो आप सच में इसको एक टेस्ट की तरह अगर प्रैक्टिस करो कि जितने भी क्वेश्चन है कि टोटल इतने क्वेश्चन है, मेरे में से इतने मेरे सही होने चाहिए थे, पेशेंस रख के समय लेके उसको करो, चाहे 2 मिनट लग जाए 3 मिनट लग जाए, है ना। आप कुछ गलती भी कर रहे हो तो उसको मतलब अपना कि भाई मेरी तरफ से ए आंसर है, वो ये शब्द अपनी नोटबुक में आंसर ए, जब लास्ट में अपन सोल्व करने के बाद वो पूरे कीड़े मकोड़े चलाने के बाद आखिर में लिखते हैं ना आंसर ए या बी, तो जब मैं अपनी रफ नोटबुक में भी ये लिखूं तो बहुत सोच समझ के लिखूं, है ना। मतलब एक आदत बनाऊं कि मेरे हर क्वेश्चन सही होने चाहिए, ठीक है। और जो कॉन्सेप्ट मैं पढ़ चुका हूं वो तो गलत होने ही नहीं चाहिए, ऐसी आप आदत बनाओ, ठीक है भाई, ऐसी उम्मीद हम करेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलेंगे फिर किसी वीडियो में। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना।